गुरदयाल सिंह के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। घर के बारे में पूछे जाने पर वे फपक कर रो पड़ते हैं। गुरदयाल 3 पुश्तों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन अब बेघर हो गए हैं। डीडीए ने बड़ी बेरहमी से उनका आशियाना उनकी आंखों के सामने नेस्तनाबूद कर दिया। गुरदयाल के परिवार ने सेना में रहकर देश की सेवा की, जिसका इनाम उन्हें बेघर करके दिया गया है। कम से कम नहीं 70 साल से हम बैठे थे और ये जमीन थी इनकी, गवर्नमेंट की इनकी थी, क्या ना कांग्रेसियों की, और ये हमारे को इनकी मिलिट्री वालों की ज़मीन थी। हमारे फादर या हमारे बाप दादे मिलिट्रियों को जो कि आज जो कि भारत में ये बैठी है, हमारे जो बाप दादों के सिर के पर बैठे, जो कि आज उनके बच्चे ये रुल रहे हैं। आज उनके बच्चे ये आज उनके सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे और रुल रहे हैं। अपने उनके बच्चे जो उन्होंने पैदा करे हैं। मानव जनित इस त्रासदी के शिकार अकेले गुरदयाल नहीं हैं। दर्जनों लोगों के आशियानों को उन्हीं के आंखों के सामने धराशायी कर दिया गया। वो खड़े खड़े देखते रहे और कुछ नहीं कर सके। ये घर कोई 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं, बल्कि 70 से 75 साल पहले बनाए गए थे। उनकी 3 पीढ़ियों ने यहाँ अपना जीवन गुजारा है। बाबा की मौत हुई तो पोते की दुल्हन ने इसी घर में अपना पहला कदम रखा और फिर उसका बच्चा आज स्कूल जाता है। बेटियों की डोलियां उठी तो नातियों और पोतियों की किलकारियां इन्हीं घरों में गूंजी, लेकिन बगैर कोई सूचना दिए आए राक्षसी बुलडोजरों ने उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया। 75 साल हो गए हमारा ससुर यहीं पे रह रहा। हमारे जो आदमी हैं उनके बेटे यहीं पैदा हुए, 60 साल के हो गए उनके बेटे भी यहीं पैदा हुए, यहीं शादियाँ हुई, यहीं वो पोत बहुएं, उनके पोत जो बच्चे होते ना पड़पोते, उनकी भी शादियाँ बच्चे हो गए। इतनी पीढ़ी देख ली हमारे ससुर ने जब से यहाँ रह रहे हैं। जो हमारे बच्चे, हमारे पोतियों पोतों को भी शादी होगी। अब ये तो सरकार से पूछो, हमें क्या पता क्यों तोड़ा। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे घर के बदले घर मिलना चाहिए। पहली बात तो हमारा तोड़ा क्यों गरीबों का। हमने एक ईंट लगा के जमा कुंजी लगाई अपने बच्चों के लिए। हमारे घर वाले ताज़ा कमाते ताज़ा खाते हम, और थोड़ा थोड़ा करके हमने घर बनाया, बच्चों को पाले पोसे। अब हमारे घर टूट के हमारे छत चले गए तो कहाँ से आएगा हमारे पास। सरकार ने तोड़ा है तो हमें घर के बदले घर मिलना चाहिए। इतने घरों को तोड़े जाने के बाद भी प्रशासन के विध्वंस की भूख अभी शांत नहीं हुई है। उसने 1 दर्जन से ज्यादा निशानदेहियां कर रखी हैं और उसका बुलडोजर किसी भी वक्त उनकी छत छीन सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलोनी के लोगों को अपना सामान शिफ्ट करने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर छुपाने के लिए इतने कम समय में कोई ठोस इंतजाम कर पाना मुमकिन है। ना चाय ना पानी, कोई सवेरे का ही बुलडोजर आ गया। 10 बजे का टाइम था, सवेरे का ही बुलडोजर आ गया। यहाँ पर सामान भी ढंग से नहीं निकाल पाए, कुछ खराब ही हो गया, कुछ निकाल लिया, कुछ निकल। यहाँ किसी को रो रो के बुरा हाल हो गया। सड़कों पर बैठे कहाँ जाए, भूखे प्यासे। अब क्या करे, आगे कहाँ से बनाए। बैटरी रिक्शा किराए का चलाता है लड़का, वो घर बैठा पड़ा है। मकान ढूंढने जाए, किराए मांगते हैं, पानी बिजली अलग मांगते हैं। कहाँ जाए इस गर्मी में। 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार मकान का किराया, बिजली पानी अलग रहे। अब लोग कातर निगाहों से एक दूसरे की ओर देखते हैं। वहां पहुंचने वाले हर किसी में उन्हें मदद की उम्मीद नजर आती है। मीडिया के लोगों को देखकर उनका ये भरोसा परवान चढ़ जाता है, लेकिन उनको क्या पता, न तो अब वह मीडिया बचा, न उसकी उस तरह से सुनवाई बची। आजादी के पहले से ही आबाद यह कॉलोनी अब प्रशासन की नजर में गैर कानूनी हो गई है, जबकि कानून कहता है कि अगर कोई एक स्थान पर 15 साल से ज्यादा रह गया तो वह जगह उसकी हो जाती है। लेकिन यहाँ कानून ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। प्रशासन का आदेश और इच्छा ही सब कुछ है। दिलचस्प रवैया तो इलाके के प्रतिनिधि का है, जिसे जनता ने मुसीबत के मौके पर अपने साथ खड़ा होने के लिए चुना था। लेकिन अब वही शख्स लोगों को पहचानने से भी इनकार कर रहा है। मदद मांगने गए पीड़ित लोगों से स्थानीय भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि तुम लोग तो मुझे वोट ही नहीं देते। कॉलोनी की पूरी जिंदगी की कीमत 1 वोट से तौली जा रही है। क्योंकि क्या है ना कि जो हमारे यहाँ एमएलए हैं
वो बीजेपी के हैं, बीजेपी हो या आपके हों, मतलब कोई भी पार्टी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बट जहाँ पे आपका एमएलए आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा है, वोटिंग उसको यहाँ से भी मिलती है। कस्तूरबा नगर एक इतना बड़ा जोन है, एक एरिया है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, कम से कम 3000 वोटिंग है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी हमारा एमएलए हमको सब मुंह पे बोलता है कि आप हमको वोट नहीं देते, इसलिए हम आपको यहाँ से ही हटा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना कि मतलब किस तरीके से एक पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के हम लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। हम तुरंत एमएलए के ऑफिस पहुँचे, बहुत सारे लोग थे जिसमें हमारी बहुत सारी महिलाएं, बहनों ने, माताओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया। हम 2 दिन उसके ऑफिस के बाहर डेरा जमाए बैठे रहे कि हमें एटलीस्ट कुछ तो हेल्प करे। वो कहते हैं किसी का सबसे बड़ा दर्द अपनी जमीन से उखड़ना होता है, लेकिन इस कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस पीड़ा से बार बार गुजरना पड़ रहा है। बंटवारे का दर्द गुरदयाल के सीने में अभी भी दफन है। पाकिस्तान के मुल्तान से उजड़ने के बाद उन्होंने इस कॉलोनी को अपना ठिकाना बनाया था, लेकिन ये क्या, अपने ही देश ने उन्हें एक पल में पराया कर दिया, जबकि गुरदयाल जैसे लोगों को बसाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। और इसी दिल्ली में कई ऐसी कॉलोनियां बसाई गईं जो पहले शरणार्थी के तौर पर थे, बाद में उन्हें बाकायदा जमीन और मकान देकर स्थायी बनाया गया। दिल्ली से लेकर पीलीभीत और दूसरे शहरों में इस तरह की कॉलोनियां देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ हिंदुओं के पक्ष में दिन रात गाना गाने वाली बीजेपी और पाकिस्तान के हिंदुओं के उत्पीड़न का राग अलापने वाली मोदी सरकार अपनी नाक के नीचे बसे हिंदुओं को उजाड़ रही है। आज उनसे जीत करी, बीटी गवर्नमेंट से जीत करी, जौन से उनके साथ लड़के मार कट के उनको और भगा के ता जाके ये भारत हिंदुस्तान करा। आज हिंदुस्तान को हमारा ये नतीजा निकल रहा है, जो कि आज हमारे बच्चे और खानदान उनके सारा आज धक्के खा रहे हैं। प्रशासन किस कदर कॉलोनी को उजाड़ने के लिए उतावला था, इसकी बानगी उसके समय में देखी जा सकती है। डीडीए ने सुबह 10 बजे से मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया था, लेकिन 22 मई को सुबह 5 बजे ही बुलडोजर आ धमका। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की इस तरह से तैनाती की गई मानो सीमा पर दुश्मनों से मोर्चा लेना है। आलम यह था कि महिलाओं और बच्चों तक को घरों से खींच कर बाहर निकाला गया। तो बताओ, जब बुलडोजर 6 बजे चला दो, हम लोग तो सोई उठे थे, जबकि हमारी कचहरी में वो लगी थी तारीख 12 बजे सुनाई आती। हम लोगों ने सबने वो करी कि हमारा भी ना चला, भी रोक दे, इतने मिन्नत करी, पैर छुए, पत्थर भी मारे के नहीं छोड़े। पुलिस ने हम लोगों को धक्का मार के खींच के बाहर फाड़ा। पीना नहीं, भूखे प्यासे मर रहे, कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है। हम अकेले पड़े रोड के नीचे, ऐसे मेरे आंसू सूख गए, रो के गले बैठ गए, हम कहाँ जाए। कॉलोनी को उजाड़ने की ये घटना कानून और संविधान को ताक पर रखे जाने की जिंदा नजीर है। विडंबना यह है कि इस मामले में वह सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, जिसने खुद अपनी रूलिंग में कहा है कि किसी रिहायशी बस्ती को उजाड़ने से पहले सरकारों को उसमें रहने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे में 3 पीढ़ियों से रहने वाले इन लोगों के सिर पर न तो अब छत है और न ही छप्पर, लेकिन दरबदर होती इन जिंदगियों के सामने जिंदगी का कोई रास्ता नहीं, बल्कि एक अंधेरी गुफा है, जिसका रास्ता कहाँ खुलता है खुद इन्हें भी नहीं मालूम। जनचौक के लिए प्रदीप सिंह के साथ आजाद शेखर।